हेलो फ्रेंड्स, मैथा मैजिशियन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉडल पेपर सेकंड के सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर इज द सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड्स ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें बोला है सोनिया और रवि दो ही एक ही टाइम पे एक सर्कुलर पाथ के चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं। सोनिया और रवि, ये सर्कुलर पाथ है, ये है सोनिया, ये है रवि। एक सर्कुलर पाथ के चारों तरफ राउंड लगा रहे। अब ये यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, एक यहां से चलना स्टार्ट करता है। दोनों को इस पूरे सर्कल को कवर करने में जो सोनिया है उसको 18 मिनट्स और जो रवि है उसको 12 मिनट्स। अब वो बोल रहे हैं कि दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर वापस कब मिलेंगे। तो अपन को वो टाइम फाइंड करना है जिस टाइम पे दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगे। तो अपन निकालेंगे दोनों का टाइम है उनका एलसीएम। जैसे देखो, एक है 18, एक है 12। ये गया 2 की टेबल में 9 टाइम, ये गया 2 की टेबल में 6 टाइम, ये गया 2 की टेबल में, ये 9 वैसा का वैसा, ये गया 3 टाइम वापस, ये 3 की टेबल में 3 टाइम और ये 1, ये वापस 3 की टेबल में 1 1। तो एलसीएम की बात करूं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 36। कैसे, ये हो गया 9 की टेबल 3 टाइम 18 की टेबल 2 टाइम 9 की टेबल 2 टाइम 18 और 18 की टेबल 2 टाइम 36। तो दोनों ही 36 मिनट पे एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 5 है, जिसमें अल्फा बीटा गामा जीरोज फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स 2x³ प्लस x square negative 5x plus 2, then find the value of the alpha inverse, beta inverse, gamma inverse। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलूँ कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बुक के अंदर भी ये भी दे रखा है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, डेस्क के अंदर ये दे रखा है, इस वजह से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब देखो, इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे भी बोल सकता हूँ, या अल्फा गामा इज इक्वल टू होता है C/A। ठीक, एक फॉर्मूला होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इज इक्वल टू D/A। इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से अपन इक्वेशन करेंगे। अब जैसे ये जो इक्वेशन है ना, इसमें x³ जो है ना, इसका कोफिशिएंट है 2, तो वो हो गया a। तो a अपने पास में क्या होगा, a होगा 2। b जो अपने पास में होगा, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो वो है b। तो c होगा अपने पास में नेगेटिव का 5, जो ये x का कोफिशिएंट है। जो d है वो होगा 2। अब देखो यहाँ पे c है,
सी जो है वो कितना है, नेगेटिव का 5 अपॉन ए अपने पास में कितना है 2, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा। ठीक है, ये वाला इसमें क्या है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू अपने पास में है 2, नेगेटिव पहले से साइन है, अपॉन में ए की वैल्यू अपने पास में क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया -1, ये दो वैल्यू निकल गई। अब अपन क्या करेंगे, अपन ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको अपन इनवर्स में लिखें तो क्या हो सकता है 1 अपॉन अल्फा इनवर्स, 1 अपॉन बीटा इनवर्स, 1 अपॉन गामा इनवर्स। क्योंकि ये अब देखें ना, ये वाली वैल्यू जो थी पॉजिटिव थी, नीचे आई तो ये नेगेटिव हो गई, ये नीचे आती तो नेगेटिव, क्योंकि इसकी पावर क्या है, अभी क्या है 1 है। ठीक है, जैसे ही ये पावर्स नीचे आती है तो नेगेटिव होती है, ये भी पावर नेगेटिव, ये भी पावर नेगेटिव। यदि अब यहाँ पे अपन को क्या फाइंड करना है, ये वाली इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो अपन क्या करेंगे, इन जो ये जो लिखा हुआ है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिखूं कि अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स गामा इनवर्स। ठीक है, अब इसको मैं लिखूं तो 1 अपॉन अल्फा, अब इनवर्स हट जाएगा तो इसकी पावर अब 1 हो जाएगी। ठीक है, 1 नहीं लिखूं तो अभी कुछ नहीं, बीटा तो 1 अपॉन बीटा, गामा तो 1 अपॉन गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हो गया। अब इनका मैं क्या कर लूँ, एलसीएम ले लूँ, एलसीएम लूंगा तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा, 3 चीजें आ गई। अब देखो जब भी अपन एलसीएम लेते हैं तो ये खुद है, इसके अलावा ये दो ऊपर चले जाएंगे तो हो जाएगा बीटा, जो है ना वैल्यू, उसके अलावा ये दोनों, ये और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, अब ये बीटा है तो अल्फा और गामा ऊपर जाएंगे, अल्फा और गामा। अब देखो अब ये गामा है तो क्या होगा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। ये वाली जो मैं वैल्यू देखूँ ना, तो देखो ऊपर वाली मैं वैल्यू देखूँ तो ये वाली सेम है, ये वाली जो वैल्यू ना वो सेम है, क्योंकि देखो आगे पीछे हो सकता है कि ये अल्फा बीटा तो ये अल्फा बीटा, फिर ये क्या है, ये वाला अपन देखें जैसे ये वाला क्या बीटा गामा तो ये बीटा गामा, मतलब ये पहले आ गया। अब ये वाला जो देखे ना अल्फा, देखो अल्फा पहले आए बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक है, तो ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये आ जाएगी। तो मैं लिख लूँ नेगेटिव, यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे ये वाली वैल्यू है बीटा गामा प्लस ये वाली वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू। ठीक है, ऊपर वाले की क्या वैल्यू है 5 अपॉन 2। अब देखो अल्फा बीटा गामा ये तीनों मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू क्या, नेगेटिव का 1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 5 अपॉन 2 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड 9x नेगेटिव y इज इक्वल टू 9 बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। जैसे सपोज इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको 2 ले लेते हैं। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 3x y इज इक्वल टू 3, y उधर जाएगा तो नेगेटिव है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। ये जो है x की वैल्यू आई, ये अभी इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 के इक्वेशन 2 है, इसमें x की वैल्यू ये रख देंगे तो 9x की वैल्यू रख देंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3, जो x है ना इसकी जगह प्लस नेगेटिव है, ये अभी नेगेटिव 3y इज इक्वल टू 9। ये 3 की टेबल में 3 टाइम गया 9,
ये हो गया 3y, ये नेगेटिव, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3y, ये इसका इससे मल्टीप्लाई 9 हो गया, इसका इससे हो गया, उसके बाद इससे, तो ये हो जाएगा 3y, और ये पॉजिटिव का नेगेटिव का 3y और नेगेटिव का 3y, ये 9, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। इसकी इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, इसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते, तो लिख लेंगे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन मतलब इसमें x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अपन को बताना है कि 10 और 250 के बीच के जो नंबर है वो कितने हैं। ठीक है, तो देखो 10 और 20, और वो भी किसके मल्टीपल्स, 4 के। 4 की टेबल में आने चाहिए, तो 4 की टेबल बोले तो 10 से ज्यादा कोई नंबर आ रहा है, तो 4 की टेबल में 10 से ज्यादा सबसे पहले 12, उसके बाद में 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे चलता रहता है। और 250 या 250 से छोटा कौन सा नंबर हो सकता है, तो 250 खुद है, इसमें 4 की टेबल में डिवाइड नहीं होगा, 249 भी नहीं होगा, 248 हो जाता है, तो 248 ये लास्ट नंबर। ठीक है, ये अपने पास में एक सीरीज बन गई। अब अपन लिख लेंगे लेट द मल्टीपल्स ऑफ 4 between 10 and 250 क्या है, इज इक्वल टू n। वो मल्टीपल्स क्या है, n ले लिया या x ले लेते हैं। ठीक है, ये नंबर ले ले। और अपन को पता है कि अपन को इसमें क्या फाइंड करना है। अपन के पास में अब ये AP बन गई, तो अपने पास में एक फॉर्मूला होता है जिसमें अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो ये n है ना, नंबर बिटवीन, इनके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं, तो अपने पास में फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और ये d। ये जो अपने पास में सीरीज दिख रही है, ये जो AP बन रही है, इसमें अपन बात करें तो an है, जो क्या है, an है वो है 248, और a है वो है 12, और d निकालना है तो अपने पास फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 है 16, तो हो जाएगा 16 माइनस 12, तो हो जाएगा 4। तो अपने पास में d क्या है, d अपने पास में है 4। ये वाली वैल्यू इसके अंदर रख देंगे। an अपने पास में कितना है, 248 इज इक्वल टू a अपने पास में है 12 प्लस n अपने पास में फाइंड करना अपने पास नहीं है, d अपने पास में है 4। ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। ये जो 12 है यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा 4n नेगेटिव का 4। अब इसमें से ये निकल जाएगा तो क्या होगा, 6 7 ये 8 है, 8 में से 2 गया, 6 यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, क्योंकि ये वाली वैल्यू इधर नेगेटिव पॉजिटिव थी, इधर आएगी तो नेगेटिव इसमें से निकल जाएगा, और इज इक्वल टू 4n नेगेटिव का 4। ये जो 4 है यहाँ पे नेगेटिव उधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 4n ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n। जो ये n है वो
इस 4 से मल्टीप्लाई में है, 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 डिवाइड में गया, 4 का डिवाइड किया, ये 4 की टेबल में 6 टाइम्स आ रहा है 24 और ये 0, तो n की वैल्यू आ गई अपने पास में, n इज इक्वल टू 60। तो अपन को ये पता चल गया कि 4 के जो मल्टीपल्स है वो 10 मतलब कि 10 और 250 के बीच कितने हैं, 60 मल्टीपल्स है जो 4 की टेबल में आते हैं और 10 और 250 के बीच में है। अब क्वेश्चन नंबर है 8। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब देखो इसमें अपन को ये देगा, इसमें बोल रहा है रिकॉल दैट यू हैव डन इट्स इन द क्लास 9th। आपको ये याद करना है कि क्लास 9th में आपने पढ़ी थी MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ही ये है, वापस क्वेश्चन इसमें आ गया, वो मिड पॉइंट थ्योरम ही है। इसमें आपने क्या पढ़ा था, एक ट्रायंगल था ABC, उसमें आपने क्या देखा कि बीच में उसी के पैरेलल एक लाइन खींची जो क्या कर रहा था, AB को भी बराबर डिवाइड कर रहा था, उसको मैंने दे दिया पॉइंट D। AB को बराबर डिवाइड कर रहा था, इस पॉइंट को मैंने दे दिया D, जो AB दोनों को डिवाइड कर, और जो AC को बराबर पॉइंट में डिवाइड कर रहा था मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट का मैंने नाम दिया E। ठीक है, ये आपने MPT 9th क्लास में पढ़ा, वो कॉन्सेप्ट सेम है। अब इसमें क्या करना है, ये वाला सेम यहाँ पे बोल रखा है, तो अपन को सबसे पहले तो इसमें ये लिखना है कि गिवन क्या है अपने पास में। गिवन, इसमें आप लिखोगे ट्रायंगल ABC इन विच D is the mid, D is the, देखो D क्या है, किसका मिड पॉइंट है, D is the मिड पॉइंट किसका, BC का, किसका, AC का मिड पॉइंट है, A और C, ये वाला जो है इसका मिड पॉइंट है। तो अपन लिख लेंगे ट्रायंगल ABC है, उसके अंदर D है, वो क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है, मिड पॉइंट है मिड पॉइंट ऑफ AB। उसके बाद में मैं बात करूं, अगली मैं लाइन लिखूंगा AC का मिड पॉइंट है E एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये अपन को इतना गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ये अपन को गिवन है कि D है वो मिड पॉइंट है AB का और E है वो मिड पॉइंट है AC का, जो अपन को क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो मैंने लिख लिया। उसके बाद में अपन को प्रूव क्या करना है, प्रूव, ठीक है। प्रूव की बात करूं तो वो बोला है कि पैरेलल्स, दो लाइंस, जैसे मैं बोलूं DE, जो ये DE है वो किसके पैरेलल है, ये अपन को प्रूव करना है कि ये किसके पैरेलल, BC के, ये क्या है, पैरेलल, ये अपन को प्रूव करना है। अब मैं लिखूंगा प्रूफ, इसमें लिख लूंगा D एंड E आर the midpoints of AB एंड दूसरा वाला कौन सा है, जो D है वो मिड पॉइंट AB का और ये वाला AC का, तो लिख लूंगा AC। ठीक है, अब लिखूंगा respectively
रिस्पेक्टिवली मैं ये बोल दूं कि ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, इसको बोल दूं AD है वो DB के इक्वल है, तो मैं लिख लूं AD है वो किसके इक्वल है, DB के, ठीक है। उसके बाद में मैं लिख लूं, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एक बार के लिखने देता हूं, यहाँ पे रहने देता हूं। उसके बाद में मैं एक और लाइन लिख लेता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं, ये लिख लूं, ये जो AE है वो किसके इक्वल है, EC के, ठीक है। अब मैं ये बोलूं इसके मल्टीप्लाई, जैसे इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 इससे मल्टीप्लाई है। यदि 1 इससे, जैसे ऐसे लिख लूं AD इज इक्वल टू DB मल्टीप्लाई 1, AE इज इक्वल टू EC मल्टीप्लाई 1। देखो मल्टीप्लाई 1 जैसे शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 1 है, अपनी मर्जी से मैं मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूं। अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। इसको लिख लूं AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। ये मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लूं, कंपैरिजन करूं तो हो जाएगा ये इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, दोनों की वैल्यू 1 है, ऐसे इक्वल में लिख सकता हूं। तो AE इज इक्वल टू EC, या लिख लो AD इज इक्वल टू DB। ये एक दूसरे के इक्वल है, ये एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने ये लिख लिया कि पहले मैंने बताया कि AD और DB ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। फिर मैंने बोला AE और EC ये एक दूसरे के इक्वल है। फिर मैंने बोल दिया ये वाला ये इसके भी इक्वल है, जैसे ये मैंने बता दिया कि ये एक दूसरे के इक्वल है। फिर मैंने बता दिया ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो मैंने ये, इससे ये प्रूव हो रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो साइड्स है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। मतलब कि ये इसके क्या है, इक्वल नहीं है। ये तो वाला इक्वल हो गया, ये वाला इक्वल हो गया, ये भी इसके इक्वल हो गया। अब ये वाला और ये वाला ये अपन को पता है। फिर बाद में बता दूं ये वाला भी इसके इक्वल है। तो मैं ये बोल दूं कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, ठीक है। एंस प्रूफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द पॉइंट P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 1:2, then find the value of K। क्वेश्चन है जिसमें कि एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट के ऊपर दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है। जो उस पॉइंट, उन दोनों A और B दोनों को बराबर एक पॉइंट है P जो मिड पॉइंट है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बराबर, ठीक है। अब जैसे वो डिवाइड कर रहा है, उनका रेशियो है 1:2, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। अपन को फाइंड करनी है K की वैल्यू। अब मैं बात करूं इसकी, तो A पॉइंट है वो 2 एंड -2, P पॉइंट है वो K और 0, B पॉइंट है वो -7 और 4। इसमें फॉर्मूला लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होता है जिसमें एक फॉर्मूला होता है x का, जिसमें होता है x इज इक्वल टू m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। एक फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो इसमें अपन देखें, जो ये है x, ये है y। जो y है वो 0 है, तो अपन को x की वैल्यू है वो k है, वो रख के ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। इसमें जो x और y है, जैसे x2 y2 ये सारे दे रखा, जैसे यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, वो वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। जैसे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो अपन ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर वैल्यू रखते हैं
जो अपन को दे रखी है। इसमें क्या है, x की वैल्यू है k इज इक्वल टू m1 क्या है, m1 है, ये है m1, ये है m2, जो अपन को रेशियो दे रखे हैं वो m1 और m2 की वैल्यू है। m1 अपने पास में क्या है 1 मल्टीप्लाई x2 अपने पास में क्या है, x2 है नेगेटिव का 7 प्लस m2 क्या है अपने पास में, m2 है 2 मल्टीप्लाई x1 क्या है अपने पास में 2 अपॉन m1 m2 1 प्लस 2। k इज इक्वल टू ये हो जाएगा नेगेटिव का 7 प्लस 4 अपॉन 3। ये k, ये जो 3 है ये यहाँ पे डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3k इज इक्वल टू नेगेटिव का 7 प्लस 4। यहाँ पे से 4 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, नेगेटिव आंसर आएगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, बड़ी है। तो 3k इज इक्वल टू नेगेटिव का 3, k इज इक्वल टू ये दो 3 है जो मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, 3 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा k की वैल्यू नेगेटिव 1। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई नेगेटिव का 1। इसका करेक्ट आंसर है k इज इक्वल टू नेगेटिव 1। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब इसमें क्या करेंगे, 2 tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो मैं लिख लूंगा ऊपर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, फिर मैं लिख लूंगा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लगवा लूंगा। उसके बाद में है sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू है √3/2। अब इसका भी मैं ऑल स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर ही स्क्वायर लग जाएगा। अब 2 × 1 का स्क्वायर 1। अब देखो ये वाली वैल्यू, जैसे देखो किसी का भी स्क्वायर रूट, जैसे यहाँ पे √3 होता ना, √3 की बात करूँ तो √3 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका हो जाता है 3। वैसा का वैसा यहाँ पे √3 है, √3 का क्या हो जाएगा 3 अपॉन यहाँ पे ये क्या है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। वैसा का वैसा अभी मैंने जो यहाँ डिस्कशन किया वो का वो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, √3 है, √3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 3 अपॉन में 4। अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2। ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू दोनों, जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार के लिए, ये वाली वैल्यू इसमें से ये निकल जाएगा, ये वाली वैल्यू इसमें से ये निकल जाएगा तो ये हट जाएगा तो बचेगा आंसर इज इक्वल टू ओनली फॉर ये वाला और ये वाला निकल जाएगा, क्या बचेगा 2। इसका राइट आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट ऑफ बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is the 60 degree and the angle of depression of the its foot is 45. Determine the height of the tower. इसमें बोल रहा है एक बिल्डिंग है, यहाँ बढ़ा देता, एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। वो बोला है एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ठीक है, यहां से एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है इस एंगल को बोल रहा है ये एलिवेशन। ये एंगल कितना है, ये बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये है 60 डिग्री। इस एंगल को मैं बोलूंगा एलिवेशन, ठीक है। अब ये बोला है एंगल ऑफ डिफ्रेशन। डिफ्रेशन का मतलब ये होता है कि जो नीचे वाला एंगल, कोई भी बच्चा यदि डिप्रेशन में चला जाता है तो वो नीचे की तरफ देखता है। तो ये याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है कि डिप्रेशन एंगल होता है
वो क्या होता है, नीचे वाला एंगल। तो ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री। तो इस एंगल को बोलूंगा डिप्रेशन। ठीक है, ये डिप्रेशन, ये एलिवेशन। अब ये 45 पे आपने ये पढ़ा है कि जो जेड जैसे शेप बनती है इस टाइप से, यदि ये वाला एक दूसरे के इक्वल है, रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये वाला 45 है तो ये वाला भी 45 रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब मैं इनका नाम ले लेता हूं, जैसे ये 7 हो गया, इसका मैं नाम लिख लूं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। अब मेरे को फाइंड करना है, ये टावर है इसकी हाइट और ये बिल्डिंग है इसकी हाइट, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ये बात करूं कि जैसे ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, बी ई डी, मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल बी ई डी। इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, इस ट्रायंगल में एक 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मैं बोल दूं tan 45, क्योंकि थीटा यहाँ पे 45 है। आपको पता है tan का फॉर्मूला होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अपने पास में ये वाला बेस अपन को गिवन नहीं है, लेकिन जो हाइट इधर से होगी वैसे की वैसी हाइट इधर से भी होगी। तो ये भी 7 है, तो ये वाला अपने पास में क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला क्या होता है, P। तो P अपने पास में क्या है, P अपने पास में है 7/1। और आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू होती है 1। इसको मैं सॉल्व करूं तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 7/1। 7 अपॉन यहाँ पे, जैसे ये वाला 7, यहाँ पे बेस कितना अपने पास में, बेस अपने पास में कुछ भी नहीं है, तो बेस अपन को फाइंड करना, तो ये वाला बेस वैसा का वैसा है। ये बेस यहाँ पे डिवाइड उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 मीटर है, ये वाला मीटर में दे रखा है तो मीटर, 7 मीटर। तो ये अपने पास में ये 7 आया, ये वाला 7। अब ये हाइट अपने पास में 7 है, अब सिर्फ ये हाइट फाइंड करनी है। तो आपको पता है ये 7 है तो ये वाला भी 7 होगा, 7 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये वाला इसके पैरेलल है। अब बात करूं मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की, ऊपर वाले ट्रायंगल का मैं नाम ले लूं ट्रायंगल ABC। इसमें मैं ले लूं tan 60 डिग्री। और यहां पे अपन को क्या क्या गिवन है, एक तो अपन को गिवन है बेस, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अपन को वैल्यू पता है P/B होता है, और tan 60 डिग्री की अपने को पता है वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू, अपने पास में P अपन को फाइंड करना है, बेस अपने पास में 7 है, तो P/7। ये 7 यहाँ पे डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू 7√3। तो ये अपने पास में आ गई टावर की हाइट 7√3। अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो एक तो अपने पास में ये 7 है, एक 7√3। इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, दोनों को प्लस कर लेता हूं, तो टोटल हाइट निकल जाएगी। तो 7√3 प्लस 7,
इसमें क्या आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच रहा है, √3 प्लस 7। तो इस पूरे की हाइट आ गई √7 तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 7 कॉमन आ गया, 7 ब्रैकेट √3 प्लस 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द ए पॉइंट ए विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। इसमें बोला है एक सर्कल है, जो सेंटर पॉइंट है यहां से ये डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, और जो टेंजेंट है उसको जो टच कर रहा है, ये टेंजेंट है, ये जो डिस्टेंस है ये है 4 सेंटीमीटर। इसने बोला है टेंजेंट जो सर्कल से टेंजेंट की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर, और जो सेंटर पॉइंट से जो है डिस्टेंस वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक है, अब ये बोल रहा है आपको फाइंड करना है आर, रेडियस आर फाइंड करना आपको। ठीक है, ये आपके सामने एक बन गया डायग्राम। अपन को ये वाला, अब जैसे एक ट्रायंगल बन गया, इसमें अपने को निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बाद में लिखो पहले लिखो कोई फर्क, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। अब इसमें अपन को पता है ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और अपन को फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो देखो ये वाली वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो P परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस में से क्या निकल जाएगा, हाइपोटेनस में से निकल जाएगा बेस का स्क्वायर। ये इसके अंदर अपन वैल्यू रखेंगे तो अपने वैल्यू निकल जाएगी परपेंडिकुलर। तो देखो अब ये P हटता है तो आ जाएगा अंडरूट आ गया। फिर बाद में क्या है, H अपने पास में है वो है 4 का स्क्वायर, और बेस अपने पास में है 5 का स्क्वायर। अपन ये वैल्यू सॉल्व करें तो ये हो गया 16, ये -25। इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट करूं, जैसे देखो ये 25 में से 16 जाते हैं, जैसे ये 25 इसमें से 16 गया, यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 1 में से 1 गया 0। तो अपने इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √9। आपको पता है ये 9 है, किसका अंडरूट है, ये वाला है 3 का। तो आया आंसर भले अंदर नेगेटिव लेकिन बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो रेडियस है अपने पास में वो आ गई 3 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज द 22 सेंटीमीटर। अपन को क्या करना है, क्वाड्रेंट एरिया फाइंड करना है सर्कल का। अपन को सर्कमफ्रेंस दे रखा है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है सर्कल के, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है अपन को, एक तो पहले सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी है। सबसे पहले अपन को रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अपने पास में सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और 2πr की बात करूं तो ये होगा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, तो लिख लूंगा इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस अपने पास में कितना गिवन है, सर्कमफ्रेंस अपने पास 22 गिवन है। तो अपने पास में 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर अपन को फाइंड करना है, इसकी हेल्प से फाइंड करेंगे। जो 7 देखो, ये जो 7 है यहाँ पे डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला, 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, तो r इज इक्वल टू
22, ये 7 अपॉन में 22 अपॉन 2, 22 से 22 कैंसिल, r इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब अपन को भाई फाइंड करना है क्वाड्रेंट एरिया। अब देखो नॉर्मली अपन बात करें तो फॉर्मूला क्या आता है, जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। इसकी बात करूं तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है इसकी बात करूं तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 यानी कि 1/4, तो हो जाएगा 1/4। तो a इज इक्वल टू 1/4, पाई की वैल्यू 22/7, r अभी अपन ने फाइंड किया था 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि पावर 2 है इसलिए मैंने ये कर लिया। 7 से 7 कैंसिल, ये 2 की टेबल में गया 11 हो जाएगा। अब अपने पास में वैल्यू वो है 77 अपॉन ये वाला 2 बच गया, ये हो जाएगा 8। अब यदि इसमें डिवाइड करता हूं मैं तो अपने पास में एरिया निकल जाएगा। तो जैसे ही मैं डिवाइड करूं, ये 77, ये 8 कितने टाइम जाएगा, मैं कर लेता हूं 9 टाइम। 9 टाइम होता है 72, 9 टाइम होता है 72। यहां पे हो जाएगा 5, फिर मैंने क्या किया, पॉइंट लगाया, ये हो गया 50, ये चला जाएगा 6 टाइम 48, यहां पे 2, उसके बाद में 0 लिया वापस। अब ये जाएगा 2 टाइम 16, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसका अप्रोक्स आंसर आएगा 9.62। अप्रोक्स आंसर इसका 9.62।